माननीय सदस्य बालू साहब ने कहा कि इसको जेपीसी को दे देना चाहिए। जब ये संविधान सुधार का विधेयक, संवैधानिक संशोधन जब कैबिनेट में चर्चा में आया, तब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं मंशा व्यक्त करी थी कि इसको जेपीसी को देना चाहिए। इस पर विस्तृत चर्चा सभी स्तर पर होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें सदन का ज्यादा समय जाया करे बगैर, अगर मंत्री जी कहते हैं कि इसको जेपीसी को सौंपने के लिए वो तैयार है, तो जेपीसी में सारी चर्चा होगी और जब जेपीसी के रिपोर्ट के आधार पर कैबिनेट इसको पारित करेगी तब भी फिर से चर्चा होनी है। तो मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाएगी। Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 14(19). And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for the existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill. उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है, इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है। अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोध ही करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं आदरणीय गृह मंत्री को मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कोई पार्टी इसका समर्थन करना भी चाहे तो भी वो समर्थन 72 पे ही रह सकता है, जनरल वो चर्चा में नहीं ला सकते समर्थन के लिए। मैं सर ये दो जो कानून है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 129 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और द बिल टू फर्दर अमेंड गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 63, नेशनल कैपिटल टेरिटरीज 91, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये दोनों कानून संविधान और नागरिकों के वोट देने के जो उनकी संवैधानिक अधिकार है उस पर आक्रमण है और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। विरोध का आधार ये है कि इस सबसे पहले 82(5) में चुनाव आयोग को जो यहाँ पे ताकत दी गई है कि चुनाव आयोग आज राष्ट्रपति को अपना एक निर्णय दे सकते हैं कि कब निर्वाचन हो सकता है। ये कभी भी इससे पहले चुनाव आयोग की ऐसी ताकत भारत के संविधान के निर्माताओं ने नहीं बनाया है। चुनाव आयोग की क्या सीमाएं हैं वो आर्टिकल 324 में है, जहां पर इलेक्शन कमीशन को बस कैसे सुपरवाइज करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, इलेक्शन रोल कैसे बनाना चाहिए, वहीं तक ही चुनाव आयोग की क्षमताओं का सीमा बनाया है। लेकिन इस संविधान ने चुनाव आयोग को असंवैधानिक गैर कानूनी ताकत दी है। राष्ट्रपति अगर कोई परामर्श लेते हैं तो सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श लेते हैं, वो कभी भी वो चुनाव आयोग से परामर्श नहीं लेते हैं। ये एक गैर संवैधानिक इन्होंने एक ढांचा बनाया है। राष्ट्रपति जी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं 74 जो आर्टिकल 74 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, या वो आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो सिर्फ गवर्नर के रिकमेंडेशन पे ले सकते हैं।
356 गवर्नर के रिकमेंडेशन पे या 74 के अनुसार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिकमेंडेशन में। ये पहली बार ये एक ऐसा कानून लाए हैं कि राष्ट्रपति अब चुनाव आयोग के भी रिकमेंडेशन पर एक निर्णय ले सकते हैं। ये पूरी तरीके से इसका विरोध करते हैं। चुनाव आयोग में किस प्रकार से कमिश्नर्स नियुक्त होते हैं, नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका रहती है, हटाई जाती है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में संतुलन हो, उसका भी विवरण है। आज इस बिल के द्वारा आदरणीय राष्ट्रपति जी को ज्यादा शक्ति दिया गया है कि वो अपने सुपरिंटेंडेंट से एक नए 82A के द्वारा अब वो विधानसभाओं को भंग कर सकती है। ये एक्सेसिव पावर इस बिल में चुनाव आयोग को भी दिया गया है और राष्ट्रपति जी को भी दिया गया है। और यहाँ पे जो मुद्दा उठाया है कि चुनाव आयोग का ये जो खर्च है कम करना चाहते हैं, चुनाव आयोग के खुद उन्होंने कबूल किया है कि 2014 की चुनाव आयोग में कितना पैसा खर्च हुआ, लगभग 3700 करोड़। ये 3700 करोड़ के लिए ऐसा एक गैर संवैधानिक कानून ये लाए हैं, ये पूरी तरीके से तथ्य के खिलाफ है। हम दोबारा कहना चाहते हैं कि संविधान और एक नागरिक जो आर्टिकल 14 जो उसको वोट देने का अधिकार देते हैं, वो जब वोट देता है तो हमारे संविधान में लिखा है कि जो 5 ईयर टर्म है, जो 5 ईयर टर्म है आर्टिकल 83(2) में हाउस ऑफ पीपल को और आर्टिकल 172(1) में जो 5 ईयर टर्म है उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये एक गलत नीति आयोग के रिपोर्ट के आधार पर ये कहना चाहते हैं कि 5 ईयर टर्म अनिवार्य नहीं है। 5 ईयर टर्म अनिवार्य है, ये नीति आयोग के रिपोर्ट में नहीं जाए। नीति आयोग कोई संवैधानिक कोई बॉडी नहीं है जो इस प्रकार का ये परामर्श दे पाए। तो इसीलिए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे, तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। এক দেশ এক নির্বাচন বিল পেশ করা হলো লোকসভায়। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের মধ্যেই গত 12ই ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে এক দেশ এক ভোট সংক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট অনুমোদিত হয়েছিল। এক দেশ এক ভোট পদ্ধতির বিরোধিতায় সরব কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বিরোধী দলগুলি। তাদের মতে এই নীতি নিয়ে মোদী সরকার ঘুরপথে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ধাঁচের ব্যবস্থা চালু করতে চাইছে। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ভাবনার পরিপন্থীও বলে সরব বিরোধী শিবির। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে বলেন, এক দেশ এক নির্বাচন কোনো নতুন ধারণা নয়। 1952 সালে প্রথমবার দেশে একই সঙ্গে সমস্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। 1957 সালের 8টি রাজ্যের বিধানসভা ভেঙে আবারও একসঙ্গে ভোট করা হয়েছিল। এর পরের নির্বাচনেও একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল আজ বিল পেশ করবেন। বিলের বিরোধিতা জানিয়ে সংসদে নোটিশ দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ মনীষ তিওয়ারি। এই বিলের পক্ষে মোট 220টি এবং বিপক্ষে 149টি ভোট পড়ে। মোট 369 জন সদস্য তাদের ভোট দিয়েছেন। এরপর বিরোধী দলের সদস্যরা আপত্তি তোলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, যদি তার কোনো আপত্তি থাকে তাহলে তাকে স্লিপ দিন। এ বিষয়ে স্পিকার বলেন, আমরা আগেই বলেছি যে কোনো সদস্য যদি এটি পছন্দ না করেন তবে তিনি স্লিপের মাধ্যমে তার ভোট পরিবর্তন করতে পারেন। অমিত শাহ বলেন, আমরা জেপিসিতে বিল পাঠাতেই পারি, কারণ প্রধানমন্ত্রী নিজেও এটাই চেয়েছিলেন। অমিত শাহ বলেছেন, আমি অনুরোধ করব মাননীয় আইনমন্ত্রীজি সময় নষ্ট না করে তার অনুমতি দেবেন। বিল জেপিসিতে পাঠানো উচিত। অর্জুন মেঘওয়াল বলেন, জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব রয়েছে। আমরা বিস্তৃত আলোচনার জন্য বিলটি জেপিসিতে পাঠানোর প্রস্তাব করেছি। এক দেশ এক নির্বাচন বিল নিয়ে হট্টগোল হয় সংসদে। বিলটি যৌথ সংসদীয় কমিটিতে পাঠানো হবে বলে জানালেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী আসাদুদ্দিন ওবিসি বলেন, এই বিল আঞ্চলিক দলগুলি ধ্বংস করে দেবে। আমরা এই বিলের বিরোধিতা জানাই।